गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे 19 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के बारे में। इसमें हम अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे जो संख्या में 6 हैं, 6 हैं। और अब हम को पढ़ेंगे 1 बाय 1। पहला है राइट टू इक्वालिटी या फिर समानता का अधिकार, जो दिया गया है आपके आर्टिकल 14 to 18 में। इसके अकॉर्डिंग ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, कि सभी जो आदमी हैं वो कानून की नज़रों में समान है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑफ द कंट्री, की जो देश के जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा कानून करेगा। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट on the basis of their religion, caste or sex. Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and etc. The state cannot discriminate against anyone in matter of employment, but there are expectations to this. The constitution provides for special provision in form of reserve post while guaranteeing right to equality. Reserve posts are provided for scheduled castes, tribes and other backward classes. Similarly, special provisions are provided for women and children. The practice of untouchability has also been abolished. अब देखो, ये जो लॉ है ये कहता है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी को भी खेल का मैदान, होटल या दुकान हो या कोई पब्लिक प्लेस है वहाँ जाने से मना नहीं किया जाएगा। अब ये भी कहता है कि रोज़गार के मामलों में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। और लेकिन इसकी आशाएं, एक्सपेक्टेशन होती हैं कि भेदभाव हो सकता है, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, ताकि जो कुछ शेड्यूल्ड अनुसूचित जातियाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ा जो वर्ग हैं उनको कुछ आरक्षित उनके लिए पोस्ट रखी गई हैं ताकि वो अपना उद्धार कर सकें। और सिमिलरली ऐसे ही औरतों और बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की जो प्रैक्टिस है उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। राइट टू फ्रीडम या फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है 19 to 22 आर्टिकल में। ये जो आर्टिकल है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं अपने भाव को फ्रीली, ठीक है। पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से हम असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं और हमारे पास उस समय आर्म्स या हथियार नहीं होने चाहिए। इसके अलावा हम अपने संगठन या संघ, यूनियंस बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली, भारत के जो राज्य हैं किसी भी राज्य में हम स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से में हम रिजाइड या फिर रह सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी व्यापार या कारोबार या कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार 23 और 24 आर्टिकल में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, मानव व्यापार पर, जिसमें इंसानों को, बच्चियों को मीन्स ह्यूमंस को बेचाया खरीदा जाता है, ज़बरदस्ती काम कराने पर, और बाल श्रम पर, चिल्ड्रन लेबर, जिसको हम कहेंगे कि 14 साल से कम वर्ष के बच्चों से जब ज़बरदस्ती काम कराया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, चाइल्ड लेबर। अब है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है 25 to 28 आर्टिकल में। ये जो हमारा अधिकार है ये क्या कहता है, ये सभी लोगों को समान धर्म के प्रति आज़ादी देता है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। हर आदमी को अपनी पसंद के अनुसार अपना धर्म मानने, उसमें विश्वास रखने और उस धर्म की जितने भी प्रार्थनाएं हैं या फिर मानने का जो अधिकार है वो दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो दिए गए हैं आर्टिकल 29 to 30 में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि ऑल द माइनॉरिटीज़, सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धार्मिक हों या फिर भाषाई हों, ठीक है, वो अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं ताकि वो अपने संस्कृति को संरक्षित रख सकें और उसका विकास कर सकें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है, ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ऑल द सिटीजन्स कैन मूव, वो कोर्ट जा सकते हैं अगर उनको लगता है कि एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, कि उनका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा,
हालांकि जो बहुत सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो उनको बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जो सरकार है वो क्या करता है, माइनॉरिटीज़ के राइट की रक्षा करता है मेजॉरिटी से, कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों की का हनन ना करें। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि दीज फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड, कि द्विपक्षीय है इनका, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका दोहरा लाभ, इनका उद्देश्य है कि लोगों को दोहरा लाभ मिले। पहला तो ये कि हर सिटीजन को अपने राइट्स, अपने अधिकारों का दावा करने की स्थिति में हो कि हाँ ये मेरे अधिकार है और मुझे ये चाहिए। दूसरा, ये जो राइट्स हैं मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। और दूसरा, ये हर एक अथॉरिटी या फिर अधिकारी के जो समूह है उस पर भी लागू होते हैं कि वो जो कानून जब बना रहा है तो उसको ध्यान में रखें कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर मौलिक कर्तव्य, जो ह्यूमन राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स, वो क्या करते हैं, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अपने आप को विकसित करने, अपने टैलेंट्स को दिखाने और अपनी क्वालिटीज़ को दिखाने, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। साथ साथ वो ये भी कि ऐसा करते समय वो कुछ कर्तव्यों का भी पालन करें। इन कर्तव्यों को हम मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 42nd अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार डाले गए थे 1976 में। इसमें मुख्य कौन से कर्तव्य एनश्राइन मतलब शामिल किए गए हैं, वो हैं अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टिंग इट्स डील्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम। देखो, जो संविधान है, अबाइडिंग मतलब उसका पालन करना, इसके सभी आदर्शों का, इसके सभी संगठनों का, संस्थानों का की रिस्पेक्ट करना, हमारे राष्ट्रीय फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। चेरिशिंग एंड फॉलोइंग द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमारे जो नोबल आइडियाज़ हैं, जो हमारे महान विचार दिए गए हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, हम उनको डेवलप करें, हम उनका पोषण करें, उनको बढ़ावा दें और उनको मानें। अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की सार्वभौमिकता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को हम बनाए रखें और उसकी सुरक्षा भी करें। देश को डिफेंड करें, रक्षा करें। एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, और देश के प्रति हम देश की सेवा में अपना योगदान दें या अपना समर्पण दें जब देश को हमारी आवश्यकता हो। प्रोटेक्टिंग हार्मोनी and the spirit of common brotherhood among all Indian, transcending religious, linguistic, regional and sectional diversities and renouncing practices derogatory to dignity of women। अब देखो, बढ़ावा दें हम किसको, सहिष्णुता को बढ़ावा दें, भाईचारे को बढ़ावा दें, चाहे वो किसी भी धर्म, हम साथ साथ जो भारतीय धर्म, भाषाएं, क्षेत्र, वर्गों और विविधताओं को ऊंचा उठाएं, किसी को नीचे ना दबाएं, ठीक है। और साथ साथ छोड़ें वो कामों को, हम छोड़ दें जिससे औरतों के सम्मान को ठेस पहुंचती है और उनकी इंसल्ट होती है। वैल्यूइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैविंग कंपैशन ऑन लिविंग क्रिएचर, और हमारा जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इसमें वन, झीलें, नदियाँ, जो हमारे जंगली जीव हैं, उन पर हम दया दिखाएं, ठीक है। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, अब विकास करें किसका, जो साइंटिफिक टेम्पर होता है, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवता और जांच और सुधार की जो भावना है उसको हम विकास करें। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एड्यूरिंग वायलेंस, हम क्या करें, रक्षा करें जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो चीज़ें हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे रोड्स हैं, बसेस हैं, या फिर जो सरकार ने हमें दी हैं, ठीक है, जो हमारी आम सुविधाएं हैं। और एब्जूरिंग वायलेंस, हम रोके हिंसा को। स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन द ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली ड्राइव्स टू ग्रेट हाइट्स, अब हमें एफर्ट्स करने हैं किस तरह की हम सभी दिशाओं में, सभी कामों में क्या कर सके, बेटरमेंट हासिल कर सके, सुधार कर सके,
सकें, चाहे वो हम एक आध व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं या फिर ग्रुप्स में काम करें, ताकि हमारा देश क्या है नई ऊंचाइयों को छूता रहे। लास्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर हम कह सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑल द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू लॉ वंस नोइंग दिस framers of our constitution laid down certain guidelines for future governments for the gradual translation of ideals into laws. These guidelines are called directive principles of state policy. When a government wants to give effect to a directive principle, it passes a law to the effect. अब देखो, जितने भी आदर्श हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं उनको एक साथ ट्रांसलेट कानून में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा जानते हुए जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने आने वाली जो फ्यूचर में आने वाली सरकारें थी उनके लिए कुछ निर्देश बनाए थे, ठीक है, कि धीरे धीरे वो कानूनों की व्याख्या को समझ सकें। ये जो गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं, इनको हम नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जब एक गवर्नमेंट, एक सरकार किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रभावित करती है तो उसके लिए उसको कानून पास करना पड़ता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दोज दैट प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, दोज दैट प्रमोट वेलफेयर, सोशल जस्टिस, दोज दैट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, those that seek to preserve our national cultural heritage and those that are related to foreign policy। अब बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, वो हैं जो हमारे आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, कुछ हमारे कल्याण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, कुछ हमारे जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको मजबूत करते हैं, जबकि कुछ हमारी राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करते हैं, जबकि कुछ विदेश नीति से भी जुड़े हुए हैं। लाइक द प्रिम्बल, जैसे हमारी प्रस्तावना है संविधान की, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी फोर्स बाय लॉ, इनको हम कानून के द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं जबरन, ठीक है। हालांकि सरकार की ड्यूटी है टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स वाइल फ्रेमिंग पॉलिसी। जब नीतियाँ बनाए तो इन सिद्धांतों को अपने दिमाग में रखे, लेकिन अगर सरकार इनको फॉलो नहीं करती है, इट कांट बी स्यूड इन द कोर्ट इफ़ इट फेल्स टू डू, तो हम इसके ऊपर कोई केस या वकालत नहीं कर सकते हैं। ये हालांकि ये मॉरल ड्यूटी है हर एक गवर्नमेंट की। अब ये एक टेबल है, ये आप खुद से पढ़ें। नेम इंपॉर्टेंट कमेटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन, कुछ कमेटीज़ और जो संविधान सभा के चेयरमैन थे उनके नाम दिए गए हैं, ये आप खुद पढ़ेंगे। बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, डाउट्स इसको खुद पढ़ें और कोई डाउट्स हैं तो आपके डाउट सेशन में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।